नमस्कार, स्वागत है आपका ईएमएस टीवी पर। आज हमारे साथ हैं एक विशेष मेहमान छिंदवाड़ा से और कांग्रेस से मध्य प्रदेश के एकमात्र सांसद नकुल नाथ जी। नकुल नाथ जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ईएमएस टीवी पर। बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि अब आपको सांसद के तौर पर साढ़े 3 साल हो चुके हैं और कमलनाथ जी ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे नकुल को मनाना पड़ा। तो आपका कैसा रहा ये साढ़े 3 साल का सफर और राजनीति अब क्या रास आने लगी? राजनीति रास आने लगी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी को मुझे ज़्यादा मनाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं बचपन से छिंदवाड़ा आते-जाता रहा हूँ। राजनीति तो मैं बचपन से देख रहा हूँ और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, छिंदवाड़ा का हर वासी मेरे परिवार का सदस्य की तरह मैं उनको मानता हूँ। तो मुझे साढ़े 3 साल हो गए हैं सांसद में। अ, लेकिन दुःख इस बात का है, मैं बहुत कुछ करना चाहता था। 2 साल तो कोरोना काल में बर्बाद हुए। लॉकडाउन लगते रहे, लॉकडाउन उठते रहे। अ, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप देख रहे होंगे, मैं महीने में लगभग 2 बार ही हुँ। छिंदवाड़ा का दौरा कर रहा हूँ। रोड शो कर रहा हूँ। जनता से मिल रहा हूँ, उनकी समस्याओं को जान रहा हूँ, पहचान रहा हूँ और जब से कोरोना काल खत्म हुआ है, मैंने पूरी मेहनत और ताकत और ईमानदारी से छिंदवाड़ा ज़िले के लिए काम किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए जैसा आपने कहा कि साढ़े 3 साल में आपने छिंदवाड़ा के लिए काम किया, तो इन साढ़े 3 साल के ऐसे कौन से कार्यों को आप अपनी उपलब्धि मानते हैं कि ये अगर आपके एज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेन्योर के कौन से बेस्ट 2 या 3 काम हुए हैं? देखिए, सबसे अ, अहम काम जो मैं समझता हूँ मैंने किया कि कोरोना काल में मैंने छिंदवाड़ा ज़िले में ऑक्सीजन की कमी आने नहीं दी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी आने नहीं दी। छिंदवाड़ा पूरे देश में एक ऐसा ज़िला था, जहाँ ऑक्सीजन की ओवर सप्लाई थी। हम आस-पास के पड़ोसी ज़िलों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। जहाँ मारा-मारी थी पूरे देश में कि एक इंजेक्शन मिल जाए, छिंदवाड़ा में पर्याप्त इंजेक्शंस थे, आज भी हमारे पास स्टॉक है। बात करें फेविफ्लू की, जो टैबलेट थी, उसकी भी कमी छिंदवाड़ा में मैंने और कमलनाथ जी ने बिल्कुल नहीं आने दी। ये मैं मानता हूँ ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अ, दूसरी उपलब्धि मैं मानता हूँ यहाँ की जो यूनिवर्सिटी खोली गई थी। अ, मैंने तो जब इसका उद्घाटन हो रहा था, मैंने उस टाइम कहा था कि मैं ये यूनिवर्सिटी को एक मॉडल यूनिवर्सिटी के तौर पे देखना चाहता हूँ। हार्वर्ड, प्रिंसटन और येल से इसकी तुलना होनी चाहिए। लेकिन दुःख इस बात की है कि हमारी सरकार चली गई, जो बजट यूनिवर्सिटी के लिए दी गई थी, उसे विथड्रॉ कर लिया गया। अ, मेरा मेडिकल कॉलेज के लिए भी बहुत बड़े-बड़े सपने थे। 1200 बेड का हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना था। 1400 करोड़ की लागत से बनना था। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1400 करोड़ रुपए को आधा करके 700 करोड़ कर दिया और 1200 बेड को घटा के केवल 300 बेड कर दिया। तो कोरोना काल में जनता की मदद, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सफलता नहीं पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एकमात्र सांसद हूँ। भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ऑन अ कॉन्ट्ररी ये कहती है कि नेता द्वय सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति करते हैं, असल में तो जो योजनाओं का क्रियान्वयन है या योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन है वो भाजपा ने छिंदवाड़ा में किया है। क्या आप इसको सही मानते हैं? देखिए, ये श्रेय की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। गुमराह करने में, गुमराह करने की राजनीति, ध्यान मोड़ने की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और जो काम करते नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी की बात कर लीजिए,
उन्हें घोषणावीर कहते हैं। वो जहां जाते हैं घोषणा कर देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल मध्य प्रदेश में से है, मध्य प्रदेश में कोई नया इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता? कोई नए उद्योग क्यों नहीं आते? आज महिलाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। अगर इनका शासनकाल इतना ही अच्छा था तो इन चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों? यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता, कोई नए उद्योग नहीं लगते। जी। हर साल आप इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, अग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन कोई निवेश नहीं आता, नहीं, कोई निवेश नहीं आता। ये तो भारतीय जनता पार्टी से आप पूछे कि 18 साल में मध्य प्रदेश में कौन कौन से निवेश आए हैं। बिल्कुल। मेरे से इसी से जुड़ा एक सवाल और था कि आप बीइंग अ युवा सांसद, तो युवाओं के लिए आपने कई चीज़, जैसे आपने बताया कि यूनिवर्सिटी और बाकी मेडिकल हब बनाने की आपकी एक विजन था। आने वाले समय में और आपका क्या युवाओं को लेके, क्योंकि युवा आपको बहुत आशान्वित तरीके से देखते हैं, तो उसमें आपका क्या युवाओं के लिए विजन है और आप क्या कर रहे हैं इस समय? देखिए, आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे जिले में बेरोजगारी की है। मेरी तो पूरी कोशिश है कि रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकूं मैं अपने युवाओं के लिए। ये मोदी जी का स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया नारा ये 5 साल पुराना है। हमारे छिंदवाड़ा जिले में 15 साल पहले स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल गए थे। इसका उद्देश्य क्या था कि हमारे युवा यहाँ जाए, चाहे हमारा ड्राइविंग स्कूल हो, जेसीबी ट्रेनिंग सेंटर हो। ड्राइविंग स्कूल यहाँ लाने का क्या उद्देश्य था कि हमारा युवा पढ़ाई खत्म करके इस ड्राइविंग स्कूल में जाए। ड्राइविंग स्कूल में ही उसको अपना लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है और लर्नर्स लाइसेंस के बाद 6 महीने के अंदर उसे परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि हमारे युवा जाए इन ड्राइविंग स्कूल में, ट्रेनिंग लें, लाइसेंस प्राप्त करें और उनको झट से ड्राइवर की नौकरी मिल जाए। अब अगर हम अपने जेसीबी ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, आज जेसीबी ऑपरेटर की कमी है पूरे देश में और कंस्ट्रक्शन जोरों से चल रहा है। तो इसके पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे युवा लोग यहाँ जाए, ट्रेनिंग प्राप्त करें, ऑपरेटर्स परमिट उनको मिले और उनको पूरे भारत देश में कहीं भी नौकरी प्राप्त हो सके। इसके अलावा जेसीबी ऑपरेटर परमिट वालों को फाइनेंस भी करके देती है मशीन। तो डे 1 से वो मशीन का मालिक है और ऑपरेटर खुद है। तो ऐसे बहुत सारे स्किल सेंटर्स हैं जहां मैं चाहता हूं कि अब हमारे युवा वहां जाए और ट्रेनिंग लें। अभी मैंने कुछ ही महीनों पहले एक एम्बाइब ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप के माध्यम से हमारे जितने भी बच्चे हैं, हमारे जिले के लगभग 3 लाख बच्चों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा इस एप्लीकेशन से। इसमें आपको फ्री कोचिंग दी जाएगी। क्लास 6 से लेके आप इसमें आईएएस, आईपीएस, तहसीलदार तक का एग्जाम की आप निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा किया जाए रोजगार के लिए। ये आज सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के बीच में है। अब युवाओं की बात करी है तो आपके पार्टी के जो लीडरशिप है, राहुल गांधी जी, वो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और पिछले दिनों वो मध्य प्रदेश में थी, आप भी उसमें शामिल थे। तो क्या कुछ भारत जोड़ो यात्रा से आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को क्या फायदे मिलेंगे, और जो एक रिजुविनेशन की बात या एक कांग्रेस को दोबारा खड़ी करने की बात बहुत लंबे समय से हो रही थी, तो ये यात्रा क्या कारगर साबित हुई है? बिल्कुल हुई है। ये बहुत ही कामयाब यात्रा है। मैं केवल मध्य प्रदेश में इसमें शामिल नहीं हुआ था, मैं कर्नाटक में बेल्लारी में भी मैं शामिल हुआ था। मैं तो दंग रह गया बेल्लारी जब मैं गया था। वहां रिस्पांस, पब्लिक की जो रिस्पांस थी,
इतना जोशीला रिस्पांस, इतना प्यार भरा रिस्पांस कर्नाटक में देखने को मिला और उससे ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिला। मैंने तो जब वो एंट्री करे थे बुरहानपुर से, मैं उस समय भी था। सुबह के 6 बज रहे थे जी। और लोग छतों से फूल फेंक रहे थे। ऐसा स्वागत मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ओके। अब एक ये, क्योंकि आप भी एकमात्र सांसद हैं और एक ऐसे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर आदिवासी समाज बहुत है, और अब सारे देश की एक जो राजनीति है वो आदिवासी समाज के इर्द गिर्द ही लगभग बाय एंड लार्ज चल रही है। और एक तरफ बीजेपी का कहना है कि 70 सालों में कांग्रेस ने आदिवासियों को छला है और जो भी कुछ कर रहे हैं आदिवासी समाज के लिए हम कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या टेक रहेगा? देखिए, मैं एक उत्तर से भारतीय जनता पार्टी को चुप कराना चाहता हूं। अगर आज हमारे आदिवासियों की जमीन सुरक्षित है, वो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने हमारे आदिवासियों के लिए ये कानून बनाया कि वो अपनी जमीन नहीं बेच सकते और गिरवी नहीं रख सकते। ये इंदिरा गांधी जी के समय जब वो प्रधानमंत्री थी, ये कानून कांग्रेस पार्टी लाई है। आप किसी को राष्ट्रपति बना देते हैं, इसका मतलब आप आदिवासी प्रति हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी ने आज तक आदिवासियों के लिए क्या किया है? जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, आदिवासी दिवस को हमने एक छुट्टी डिक्लेयर किया था। मैंने तो आपको एक लाइन में ही कह दिया कि हमने क्या किया आदिवासियों के लिए। आज अगर आदिवासियों की जमीन सुरक्षित है तो केवल कांग्रेस पार्टी की बदौलत सुरक्षित है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव है और अभी से ही सारी पार्टियां उस तैयारी में लग गई। आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे, क्योंकि जो भी हुआ वो सबको पता है, लेकिन 2023 में कांग्रेस का कमबैक किस चीज पर निर्भर करेगा और आप कमबैक को लेकर कितने आशान्वित हैं? बिल्कुल कमबैक होएगा 2023 में। मैं तो काफी घुमा हूं मध्य प्रदेश में, भारत जोड़ो यात्रा में घुमा हूं। मैंने पब्लिक का रिस्पांस देखा है। कमलनाथ जी के प्रति जो प्यार और विश्वास जनता जता रही है, और जो बीजेपी का शासन हुआ है पिछले 18 साल में, अब जनता परेशान है, जनता बदलाव चाहती है और इस आने वाले 2023 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। 2023 में निश्चिंत हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, और उसके बाद एक बारी 2023 के विधानसभा निपट जाते हैं, उसके बाद हम तैयारी में लगेंगे 2024 के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थे छिंदवाड़ा से सांसद श्री नकुल नाथ जी, जिन्होंने बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से अपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।